गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। ग्रामर की बुक निकालिए और उसमें पेज नंबर 152 निकालिए। ध्यान देंगे, पेज नंबर 152 में डिस्क्रिप्टिव ऐसे अब हम लोग पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले एक एक करके आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर, ठीक है। और ध्यान दीजिए, अ डिस्क्रिप्टिव ऐसे डिस्क्राइब्स एन ऑब्जेक्ट, अ टॉपिक, अ प्लेस, अ बिल्डिंग, अ पर्सन और एन इवेंट इन सच अ वे that the reader can visualize the things being described। यानी कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे वह ऐसे होता है जो किसी वस्तु को, किसी एक टॉपिक को, किसी एक जगह को, किसी एक बिल्डिंग को, किसी व्यक्ति को या किसी घटना के बारे में रीडर को विजुअलाइज कराता है। मतलब उसको कल्पना कराता है कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है। Being described. Descriptive essays use a lot of details and carefully chosen adjectives to bring the descriptions to life. Descriptive essay डिटेल्स का सही तरीके से यूज करते हुए लाइफ को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है, उसको वर्णन करता है। अब इसको डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने के लिए कुछ चीज़ों को गौर से देखना चाहिए। पहला है टिप्स। बी क्रिएटिव व्हेन चूजिंग योर टॉपिक। जब कभी भी आप कोई टॉपिक चुनते हैं तो उस समय क्रिएटिव रहें, मतलब अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। द एसे शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। और जो ऐसे आप लिख रहे हैं ऐसा नहीं है कि 4-5 पेज में लिख दीजिए, ठीक है। मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। It should consist of the introduction that mentions the topic of the essay, what or who you want to describe, ठीक है। यानी कि सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो सबसे पहले जो पुटअप किया जाता है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्टली वी शुड इंट्रोड्यूस द टॉपिक दैट व्हाट इज इट ऑल अबाउट। सबसे पहले हमें टॉपिक को डिस्क्राइब करना चाहिए कि आखिर ये टॉपिक है किस चीज़ के बारे में, ठीक है। टॉपिक में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, कोई कहानी, कोई घटना भी हो सकता है। द मेन बॉडी दैट डिस्क्राइब्स इन डिटेल। और उसके बाद आपको मेन बॉडी लिखना है जिसको डिस्क्राइब करना है डिटेल्स में, ठीक है। Whatever it is talking about and the conclusion that summarizes the entire essay। यानी कि the main body जो है डिस्क्राइब करना है, that describes in detail it is talking about, जो कि उस टॉपिक को डिटेल्स में बताएगा, डिटेल्स में वर्णन करेगा। and the conclusion that summarizes the entire essay। और उस ऐसे में कंक्लूजन भी होना चाहिए। कंक्लूजन मतलब अंत, परिणाम, ठीक है। जिसमें क्या होना चाहिए कंक्लूजन में, तो पूरे ऐसे का एक समरी जो है होना चाहिए। यूज डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस एंड डिस्क्रिप्शंस। अगर आप किसी चीज़ को डिटेल से देखे हैं, थोड़ा सा गहराई में जाकर के, या अगर किसी चीज़ के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है तभी, तो ये डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस जो आपने देखा है या जो भी आपने सुना है उसके बारे में डिटेल से बताइए, लिखिए। थिंक अबाउट द रीज़न वाई यू चूज द टॉपिक एंड वाई यू वांट टू डिस्क्राइब इट। इस रीज़न को भी ढूंढने की कोशिश करें कि आखिर आपने उस टॉपिक को क्यों चुना
और एंड वाई यू वॉन्ट टू डिस्क्राइब इट, और आप इसे डिस्क्राइब करना क्यों चाहते हैं। उसके बाद है यूज अ वेराइटी ऑफ एडजेक्टिव्स टू क्रिएट एन इमेज इन द रीडर्स माइंड, यानी कि वेराइटी एडजेक्टिव्स, वेराइटी जो है उसमें डालिए ताकि उससे क्या होगा कि रीडर्स के माइंड को भी पढ़ने में, रीडर्स को भी पढ़ने में मज़ा आएगा। द रीडर शुड इमेजिन व्हाट द स्टोरी इज अबाउट इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल, और पढ़ने वाले को, रीडर जो है उनको ये लगना चाहिए कि अच्छा ये कहानी इस चीज़ के बारे में है, ठीक है, मतलब उन्हें एहसास होना चाहिए। डोंट ओवरडू द यूज ऑफ एडजेक्टिव्स बिकॉज you should leave a few things also for the reader's imagination, मतलब एडजेक्टिव्स जो है ज़्यादा नहीं डालना है यहाँ, ज़्यादा पुटअप नहीं करना है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो रीडर्स इमेजिन कर सकें, ठीक है। सिंपल डायरेक्ट लैंग्वेज एंड अटेंशन टू डिटेल विल मेक योर एसे इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। अगर आप साधारण लैंग्वेज का और सीधी भाषा का उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ऐसे इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। तो ये था डिस्क्रिप्टिव ऐसे कैसे लिखना है इसके बारे में। अब आइए हम लोग एक सैम्पल देखते हैं। माई विजिट टू गोवा, मेरा गोवा जाना। इट वॉज माई फर्स्ट विजिट विद माई पेरेंट्स टू गोवा, द लैंड ऑफ बीचेस, यानी कि गोवा जिन्हें बीचेस का लैंड कहा जाता है, लैंड ऑफ बीचेस कहा जाता है, जहाँ बहुत सारे बीच वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। तो लेखक कहते हैं कि यह मेरी पहली गोवा की यात्रा थी अपने पेरेंट्स के साथ। The air hostess had just announced that the flight would soon be landing at the Daboling airport. एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि अब फ्लाइट जो है जल्द ही डैबोलिम एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है, लैंड करने वाली है। As the plane was descending, I could feel my heart thumping with excitement. जैसे जैसे प्लेन नीचे की ओर जा रहा था वैसे वैसे मुझे लग रहा था, वैसे वैसे मैं और भी ज़्यादा उत्साहित होते जा रहा था कि कैसा होगा, हाउ द सीन वुड लुक, ठीक है, कैसा वहाँ का दृश्य होगा, वहाँ के लोग कैसे होंगे। Despite the discomfort in the plane due to the chill of the air conditioner, I was at once comforted by the sight of the twinkling lights of Goa. ठीक है, यद्यपि प्लेन में एयर कंडीशन चलने के कारण थोड़ी सी लेखक को ठंड महसूस हुई, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि मैं दूर से ही गोवा शहर को, उस राज्य को देख करके मैं कंफर्ट, मतलब मैंने आहें भरी कि चलो अब ठीक है, अब तो पहुँच ही गए हैं। As I had anticipated, the cool February air welcomed us when we stepped out of the plane. जैसे ही हम लोग प्लेन से बाहर निकले तो फरवरी की ठंडी हवा के झोंकों ने हमारा स्वागत किया। We took a taxi to the hotel and quickly freshened up. हम लोग टैक्सी पकड़ के होटल में गए और वहाँ फ्रेश हुए। Soon we were out for a walk on the beach near the hotel. और कुछ ही समय के बाद हम लोग उसी होटल के किनारे जो एक बीच था, ठीक है, वहीं पर हम लोग घूमने के लिए निकले। By then the moon was shining in its full glory.
उस समय तक दोपहर हो रहा था और सूरज खिला हुआ था, सूरज चमक रहा था, अपनी छटाएं बिखेर रहा था। I sat down at the shore and closed my eyes. लेखक कहते हैं कि मैं शोर पे यानी कि समुद्र के किनारे बैठ गया और अपनी आंखों को मैंने बंद कर लिया। The sea waves lapping at my feet were roaring one moment and softening the next. ठीक है, यानी कि समुद्र की लहरें जो है लैपिंग करते हुए आगे बढ़ती थी और फिर मेरे पैरों को छू करके फिर चली जाती थी। The experience was extremely soothing. यह एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही सुखद था। The next morning we hired a car and went to explore some of the beaches. अगली सुबह हम लोगों ने एक कार भाड़े पर किया और कुछ और बीच वगैरह घूमने के लिए चले गए। It was a bright day, not too warm. यह एक धूप खिला हुआ दिन था लेकिन ज़्यादा गर्मी भी नहीं थी। The bright blue of the Arabian Sea hit my eyes as the first beach came into sight. हाँ, जैसे ही हम लोग कार से आगे बढ़ते गए तो मेरी नज़रें जो है ब्लू अरेबियन सी पर गई और यह वहाँ का पहला समुद्री बीच था। The glistening sand, the golden sun in the sky and all the blue trapped between the two. It was a spectacular sight. कहता है glistening sand यानी कि चमकते हुए बालू, the golden sun in the sky और आकाश में चमकता हुआ सोने जैसा सूरज, and all the blue trapped between the two. और जितना भी ब्लू था, ब्लू मतलब वाटर यहाँ पर समुद्री पानी के लिए है, तो ये ऐसा लग रहा था जैसे ये पानी जो है इसी दोनों के बीच जो है फंसे हुए हैं। It was a spectacular sight और यह दृश्य काफी भव्य था, दर्शनीय था। We lazed on the beaches all afternoon, reading a book, eating snacks or going for a swim. हम लोगों ने सारा दोपहर उसी समुद्री बीच पर जो है बिताया, किताब पढ़ते हुए, कुछ नाश्ता पानी वगैरह करते हुए और गोइंग फॉर अ स्विम, या जब मन होता था तो स्विम करने के लिए भी चले जाते थे। By evening we had enjoyed the sight and breeze of 4 beaches. शाम तक लेखक कहते हैं कि शाम तक हम लोगों ने 4 अलग अलग बीचों पर गए और वहाँ का आनंद उठाया। Yet I was not tired. फिर भी मैं थका नहीं था। We returned to the hotel and again went out to have dinner in a shack overlooking the sea. हम लोग वापस लौटे होटल में और फिर से डिनर करने के लिए चले गए बाहर। The food in the dim lights and under the silver sky seemed all the more delicious. वह भोजन जो हम लोग आकाश के नीचे डिम लाइट में कर रहे थे और उस सिल्वरी स्काई में जो हम लोग खा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे उसके स्वाद में और भी स्वादिष्ट लग रहा था भोजन। The trip was a great experience. यह ट्रिप मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित हुआ। It was a pleasant change from the otherwise hectic daily routine of home and school. यह एक बहुत अच्छा कह सकते हैं रिफ्रेशमेंट था आफ्टर द हेक्टिक डेली रूटीन ऑफ होम एंड स्कूल। पर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रेगुलर स्टडी करते करते या
रेगुलर घर पर रहते रहते बोर हो जाते हैं, तो उन्हें कभी एजुकेशनल ट्रिप के लिए भी कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, ध्यान से सुनेंगे। Formal letters are written for various official purposes. Formal letter अलग अलग ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखा जाता है। These are the parts of a formal letter. नीचे जो दिए गए हैं ये फॉर्मल लेटर्स के पार्ट्स दिए गए हैं। सबसे ऊपर में सेंडर्स एड्रेस रिटन इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर। सेंडर का एड्रेस कहाँ होगा, टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर, लेफ्ट कॉर्नर यही है ना। नेक्स्ट इज डेट ऑन द लेफ्ट ऑन अ सेपरेट लाइन आफ्टर सेंडर्स एड्रेस। सेंडर एड्रेस लिखने के बाद एक नीचे दूसरे लाइन में आपको डेट लिखना है। रिसीवर्स एड्रेस ऑन द लेफ्ट स्टार्टिंग बिलो द डेट। डेट कहाँ आपने लिखा उसके ठीक नीचे रिसीवर का एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद है सैल्यूटेशन। इफ यू डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन यू मे राइट डियर सर, डियर मैम। अगर आप जिस व्यक्ति को आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं उसको आप नहीं जानते हैं कि वो सर हैं या मैम हैं, यानी कि लेडीज़ है या जेंट्स है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं डियर सर पब्लिक मैम। ठीक है, if you know the name of the person you may use the appropriate title and the surname, for example dear Mr. Ghosh, dear Miss Kanjila। ठीक है, यानी कि अगर आप उस व्यक्ति का नाम जानते हैं कंसर्न पर्सन का, तो आप इस तरह से नाम भी लिख सकते हैं डियर मिस्टर घोष। ठीक है, या डियर मिस कांजीला अगर कोई लड़की होगी तो उनका नाम। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट, व्हाट योर लेटर रेफर्स टू। आप लेटर किस संदर्भ में लिख रहे हैं उसमें सब्जेक्ट मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट बॉडी ऑफ लेटर, लेटर का बॉडी। द फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी शॉर्ट एंड इट शुड स्टेट द पर्पस ऑफ द लेटर। पहला पैराग्राफ छोटा होना चाहिए और उसमें लेटर का पर्पस होना चाहिए, जो आपने लेटर क्यों लिखा है, आपका क्या पर्पस है। द पैराग्राफ और पैराग्राफ्स इन द मिडिल शुड मेंशन द रीज़न बिहाइंड राइटिंग द लेटर। पैराग्राफ और जो पैराग्राफ्स हैं जो मिडिल में होते हैं उसमें लेटर लिखने का कारण ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ अ फॉर्मल लेटर शुड स्टेट द एक्शन यू एक्सपेक्ट द रिसीवर टू टेक। यानी कि फॉर्मल लेटर का जो लास्ट पैराग्राफ होता है वो उसमें जो आप चाहते हैं कि रिसीवर जो है एक्शन ले, तो वो आपको चीज उसमें मेंशन करना है। ठीक है, क्लोजिंग, योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली। क्लोज करना है तो आप योर सिंसियरली, योर्स फेथफुली से क्लोज कर सकते हैं। वी राइट सिंसियरली इफ वी नो द रिसीवर्स नेम एंड फेथफुली इफ वी डोंट नो देयर नेम। हम सिंसियरली का यूज़ वहाँ करते हैं जहाँ पर हम रिसीवर का नाम जानते हैं। ठीक है, और फेथफुली का यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ पर हम रिसीवर को नहीं जानते हैं। सेंडर सिग्नेचर एंड नेम, सेंडर का सिग्नेचर और नाम भी होना चाहिए। ऑल्सो इंक्लूड द डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर इफ एप्लीकेबल। अगर ज़रूरी हो तो सेंडर का डेजिग्नेशन भी लिखा जा सकता है। ठीक है।
उसके बाद है टिप्स। डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस इन फॉर्मल लेटर्स। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कि शॉर्ट फॉर्म का यूज़ जो है कभी भी फॉर्मल लेटर में ना करें, जैसे कि डोंट, डिडंट, हैजंट, हैवंट, आम, इट्स, योर, इस तरह से कभी भी यूज़ ना करें। राइट द वर्ड्स इन फुल। इन वर्ड्स को आपको फुल में लिखना है, फुल, जैसे डू नॉट, आई एम, इट इज़, यू आर, इस तरह से। उसके बाद है डू नॉट यूज़ इन फॉर्मल लैंग्वेज। इन फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि यूज़ चिल्ड्रेन और पुपिल्स नॉट किड्स। किड्स का यूज़ नहीं करना है बल्कि चिल्ड्रेन या पुपिल्स का यूज़ कीजिए वहाँ पर। डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन। कैपिटल लेटर्स और करेक्ट पंक्चुएशन का यूज़ न भूलें, ठीक है। तो ये कुछ टिप्स थे। उसके बाद फॉर्मेट है, ध्यान से देखिए। फॉर्मेट में कहता है सबसे पहले ऊपर में सेंडर्स एड्रेस, जैसे मैं भेज रहा हूँ तो मैं अपना एड्रेस पहले लिखूँगा, ठीक है। उसके बाद कहता है डेट, फिर उसके बाद डेट लिखना होगा। आज जैसे जिस डेट को हम लोग लिख रहे हैं, जिस डेट को हम लोग लेटर लिखते हैं वह डेट। उसके बाद है रिसीवर्स एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। फिर डियर सर, मैडम, सैल्यूटेशन। उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ द लेटर, उस लेटर का सब्जेक्ट लिखना है। फिर बॉडी ऑफ लेटर 3 पैराग्राफ्स, पहला शॉर्ट होना चाहिए, दूसरा थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तीसरा फिर से शॉर्ट, ठीक है। तो 3 पैराग्राफ में लेटर होना चाहिए। यहाँ हम लोग देखेंगे इसको। उसके बाद नीचे में लिखेंगे योर सिंसियरली फेथफुली। अगर आप उस व्यक्ति को जानते हैं तो सिंसियरली लिखेंगे, नहीं जानते हैं तो फेथफुली। नीचे सिग्नेचर, नेम, डिजिग्नेशन, अगर ज़रूरत है तो डिजिग्नेशन भी आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज़ वन ऑफ द फॉर्मेट्स यूज फॉर अ लेटर, फॉर्मल लेटर। In another format, the sender's address, the closing and the signature are on the right side. तो ये जो अभी मैंने बताया है ये एक फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट दिया गया है, ठीक है। और इन अनदर फॉर्मेट द सेंडर्स एड्रेस, कई बार ऐसा भी होता है जब दूसरे फॉर्मेट में क्या होता है कि सेंडर का एड्रेस और क्लोजिंग एंड द सिग्नेचर ये सब भी राइट साइड से होता है, मतलब पैराग्राफ छोड़ करके, ठीक है। आप अक्सर देखते होंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कहता है इसको आप लोग इसको फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और सारे बच्चे ये जितने भी हम पढ़ाते जा रहे हैं इसको रिवाइज करते जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है, ताकि आप लोग को एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।